नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। देश की बात आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजश्री। और देश की बात में आज हम बात करेंगे राजनीति में परिवारवाद की। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सबकी हम बातें करेंगे। और क्या इन सभी पार्टियों में परिवारवाद, वंशवाद जड़ कर चुका है, और साथ ही किसकी सूची में किन नेताओं की परिवार के सदस्यों को ही टिकट मिला है, ये हम आपको दिखाएंगे। नेहरू गांधी परिवार का एक और सदस्य के कांग्रेस में लॉन्च पर भी करेंगे चर्चा, और साथ ही सपा गठबंधन का सेहरा बंधा है किसके सर, ये हम आपको दिखाएंगे। गठबंधन के आगाज के बाद इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, ये देखेंगे और देखेंगे क्या हैं चुनौतियां। सीधे उत्तर प्रदेश चलते हैं और आज समाजवादी पार्टी ने एक और सूची जारी कर दी। 37 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दे दिया गया है, लेकिन नेताजी के करीबी रहे कई नेताओं के टिकट इस लिस्ट में काट दिए गया। लेकिन गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 30 उम्मीदवारों के नामों में कई संशोधन भी कर लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मुलायम की छोटी बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को टिकट मिला। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से सपा उम्मीदवार होंगी। अपर्णा का मुकाबला बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से होगा, जो कि कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में है। वो पिछला चुनाव यहाँ से जीती थी। कन्नौज के छिबरा मऊ से अरविंद सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा की तीसरी लिस्ट में अखिलेश कैबिनेट में मंत्री अभिषेक मिश्रा को लखनऊ उत्तरी से टिकट दिया गया। अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री और मुलायम की नजदीकी शादाब फातिमा और बाहुबली विजय मिश्रा का टिकट काट दिया है। 175 लखनऊ कैंट श्रीमती अपर्णा यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन भले ही हो गया हो, लेकिन दोनों दलों के बीच अमेठी सीट को लेकर पेंच फंस रहा है। अमेठी सीट पर कांग्रेस और सपा दोनों अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। सपा ने यहां से गायत्री प्रजापति को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह को उतारना चाहती है। बीजेपी ने यहां से संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह पर दांव लगाया है। कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा ने 30 प्रत्याशियों के नामों में संशोधन किया, तो कुछ उम्मीदवारों की सीट बदली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को जहां कुछ राजनीतिक विश्लेषक दोनों दलों की मजबूरी बताते रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इस तालमेल को गेम चेंजर मान रहे हैं। अगर हम सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर नजर डालें तो आंकड़े यही बताते हैं कि टीम अखिलेश और टीम राहुल अगर जमीनी स्तर पर इस गठबंधन के अनुसार वोट हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम बेहद चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। लेकिन गौरतलब है कि इस गठबंधन को बीएसपी यानी हाथी के चाल पर खास नजर रखनी होगी। उधर इस गठबंधन के पूरे वोट बैंक पर बीजेपी की भी नजर है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये दो युवा नेता मिलकर क्या गुल खिलाते हैं। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन से प्रदेश की कई सीटों का गुणागणित बदल सकता है। सपा ने 2012 में अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसे प्रदेश में 29.15% वोट मिले थे। वहीं चौथे नंबर पर आने वाली कांग्रेस को 11.63% वोट हासिल हुए थे। दोनों के वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो 40.78% होता है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी की राजनीति में महज 25 से 30% वोट हासिल करने वाली पार्टियां सरकार बनाती आई हैं। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल सकती है। साथ ही ये बात भी मायने रखेगी कि क्या जमीनी स्तर पर ये गठबंधन वोटों को जोड़ पाएगा। क्या मुस्लिम वोट एकजुट होकर गठबंधन की तरफ जाएगा या बीएसपी के साथ बंटेगा। वहीं सवर्ण और गैर यादव पिछड़ा वर्ग के वोटरों का क्या रुख होगा, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल यूपी की राजनीति में 1 से 1.5% वोटों का इधर उधर होना सीटों में बड़ा अंतर पैदा कर देता है। महज 3% कम वोट हासिल कर पिछले चुनाव में बीएसपी का बुरा हाल हुआ था और सपा सत्ता पर काबिज हो गई थी। 1993 के विधानसभा चुनाव में सपा ने पहली बार बसपा के साथ गठबंधन किया था। ये प्रयोग सफल रहा। उस चुनाव में सपा 256 सीटों पर उतरी, जिसमें से 109 सीटें वो जीत पाई। वहीं बसपा ने 164 सीटों पर लड़कर 67 सीटें अपने नाम की।
लेकिन दोनों ने मिलकर करीब 30% वोटों पर कब्जा किया। 1996 में बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, लेकिन ये गठबंधन सफल नहीं हो सका। बीएसपी 296 सीटों पर लड़ी, लेकिन 67 सीटें ही जीत सकी। वहीं कांग्रेस 126 सीटों पर लड़कर महज 33 सीट ही हासिल कर सकी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करीब 43% वोट हासिल कर 73 सीटें जीत ली। इस परिणाम पर विधानसभा वार गौर करे तो बीजेपी ने 328 और अपना दल ने 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई। सपा और कांग्रेस गठबंधन में टीम अखिलेश और टीम राहुल के सामने बड़ी चुनौती वोटों को एकजुट करने की है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन बीएसपी ने यूपी चुनाव लड़ रहे किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट बांटे हैं। बीएसपी ने 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 57 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। मायावती पिछले कई महीनों से अपने दलित मुस्लिम एजेंडे पर काम कर रही है। पिछले चुनाव में मुस्लिम मतों को 39% समाजवादी पार्टी को और 18% कांग्रेस को मिले थे। दोनों दलों के मुस्लिम आधार मिलकर चुनाव परिणामों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में प्रियंका गांधी की भूमिका को देखकर कयास लगाने शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेठी रायबरेली तक सीमित रहने वाली प्रियंका गांधी क्या प्रदेश भर में डिंपल के साथ प्रचार में शामिल होंगी? आमतौर पर जो गांधी परिवार का स्वभाव है और जिस तरह से अभी तक उसने अपने आप को जनता के सामने रखा है, उसमें कभी भी किसी भी छोटे दल के नेता के साथ गांधी परिवार ने प्रचार नहीं किया है, वो भी बराबरी पर। वहीं इस मौके को प्रियंका के राजनीतिक लॉन्च के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव हो रहा है वो प्रियंका गांधी के लिए 2019 की जो जमीनी बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ढांचा है, उसको बना सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। इसलिए प्रियंका गांधी को इस बार सक्रिय रूप से राजनीतिक दुनिया में सक्रिय देखा जा सकता है। कहते हैं कि बंद मुट्ठी सवा लाख की, लेकिन अब टीम राहुल से निराश नेताओं को प्रियंका गांधी में अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए वो प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि को तलाशते रहे हैं। ऐसे कांग्रेसी नेताओं को जैसे संजीवनी मिल गई हो। लेकिन गांधी परिवार अपनी पार्टी को बेहतर समझता है। उसे पार्टी में 2 ध्रुव बनने का खतरा नजर आ रहा है। इसलिए पार्टी की तरफ से राहुल की प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर छवि बनने से पहले प्रियंका गांधी को पीछे रखा जा रहा है। ये जानते हुए ही प्रियंका गांधी हमेशा सक्रिय राजनीति में आने के सवाल को टालती रही हैं। मैं आना नहीं चाहती हूँ राजनीति में। बहुत खुश हूँ, गृहस्थ हूँ, माँ हूँ और बहुत खुश हूँ। लेकिन प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से पार्टी का काम काफी वक्त से संभालती रही हैं। 2014 के आम चुनाव से पहले भी वो कांग्रेस के वॉर रूम की रणनीतिक बैठक में शिरकत करती रही हैं। 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शनों में आ रही लगातार गिरावट से आला कमान की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव को 2019 के आम चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए सपा से गठबंधन पार्टी के वजूद के लिए अहम मानते हुए प्रियंका गांधी ने आगे बढ़कर समझौते की कमान थामी। लठबंधन में बदल चुके गठबंधन को पटरी पर लाने के लिए प्रियंका ने रात 1 बजे डिंपल को फोन करने में कोई गुरेज नहीं किया। उम्मीद की जा रही है कि वो डिंपल के साथ मिलकर यूपी भर में प्रचार भी करेंगी। लेकिन पार्टी में अपनी भूमिका को वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी ही बताती रही हैं। वो तो हर परिवार में होता है। व्यापारी परिवार में अगर कुछ व्यापार के बारे में बातें होती है, फैसले होते हैं, तो सब परिवार के सदस्य उसमें शामिल रहते हैं। उसी तरह से हमारा परिवार है। यह है कि हमारे कई सदस्य राजनीति में हैं। जब ज़रूरत होती है, मेरी राय पूछते हैं तो मैं ज़रूर देती हूँ। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में शामिल कराने में भी प्रियंका की खासी भूमिका बताई जाती है। इसे विडंबना भले ही कहें, लेकिन सच्चाई भी यही है कि बगैर गांधी परिवार कांग्रेस का कोई वजूद नहीं हो सकता। जब भी परिवार की छत्र छाया से पार्टी महरूम हुई, इसके कई टुकड़े हो गए। ऐसे में बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे ने गांधी परिवार को काफी सतर्क कर दिया है। सोनिया की गैर मौजूदगी में तालकटोरा स्टेडियम में हुए कांग्रेस अधिवेशन को राहुल गांधी की अनौपचारिक ताजपोशी के रूप में देखा जा रहा है। उसी तरह सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का ट्वीट कर
प्रियंका को सपा से गठबंधन का श्रेय देना प्रियंका की सक्रियता का संकेत समझा जा रहा है। तो वहीं ये कयास भी लगने शुरू हो गए हैं कि सोनिया की सेहत को देखते हुए प्रियंका खुद सक्रिय राजनीति में आ सकती हैं और रायबरेली से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन फाइनल होने को प्रियंका के राजनीतिक लॉन्च के तौर पर भी देखा जा रहा है और हर जगह प्रियंका को कहीं न कहीं इस पूरे मसले में अहम भूमिका इन्होंने निभाई, ये कहा जा रहा है। गठबंधन के पीछे प्रियंका की भूमिका की खबरें पहले भी वैसे आती रही हैं, पर पहली बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुले तौर पर गठबंधन होने का श्रेय प्रियंका गांधी को देते नजर आ रहे हैं। एसपी कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर ऐसा पेंच फंसा था कि गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, पर कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि प्रियंका ने अखिलेश से बात करके बिगड़ी बात को बना दिया और गठबंधन पूरी तरह से हो गया। हम आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी से 2009 में हुई खास बातचीत का एक अंश, जिसमें उन्होंने अपनी राजनीति में नहीं आने की वजह भी बताई थी और कांग्रेस के लिए क्या उनकी रणनीति है ये भी हमें बताया था। आपको नहीं लगता कि कैंपेनर्स की कमी है कांग्रेस में? हर जगह पे राहुल जी और सोनिया जी की मांग होती है और दूसरे नेताओं की अपेक्षाकृत कम मांग रहती है। तो लगता है मुझे तो नहीं लगता हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप ही तीनों के बारे में मांग होती है। ऐसी बात नहीं है। मैं तो इन्हीं दोनों में हूँ। बाकी में तो सोनिया जी है, मनमोहन सिंह जी हैं, राहुल जी हैं और तमाम नौजवान नेता हैं जो देश भर में घूम रहे हैं और बहुत बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं। ये जो यहाँ की जातिगत राजनीति है, क्या इससे कांग्रेस की जो जमीन थी उत्तर प्रदेश, उस पर असर पड़ा है और इसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या असर तो ज़रूर पड़ा है और मैं समझती हूँ कि जो विकास करने वाली पार्टी है, जो सचमुच देश की भलाई चाहती है, वो समान दृष्टि से सब देशवासियों को देखने वाली पार्टी है। तो जब समान दृष्टि से देखेंगे, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, तभी समान दृष्टि से आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक ऐसी पार्टियां हैं जो फूट फैलाने वाली पार्टियां हैं, जो सांप्रदायिक जैसे पार्टियां हैं या जातिवाद फैलाने वाली पार्टियां हैं, तब तक जनता में अलगाव फैलता है। तो अलगाव के फैलाने से फिर विकास में रुकावट आती है और जब तक जनता साथ रहती है, इकट्ठी रहती है, तब तक जनता भी अपनी शक्ति को ज़्यादा प्रकट कर सकती है। तो प्रियंका गांधी की ये विचार रहे थे हमेशा से कि कांग्रेस जो है वो हमेशा अगर समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ आगे बढ़े तो उसका कुछ भला हो सकता है। तब तो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब प्रियंका गांधी की बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और उन्होंने कांग्रेस को भी ये बात समझाई और सपा के साथ गठबंधन करने के लिए पहल की और जिसकी वजह से अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नैया जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से डूब चुकी थी, उसे थोड़ा सा किनारा जरूर मिल सकता है यदि मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के प्रति बना रहा तो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी कुर्सी और समाजवादी पार्टी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तो फाइनल कर लिया और अब अखिलेश दावा कर रहे हैं उनके कार्यकाल में राज्य में संपूर्ण विकास हुआ है। उनका चुनावी नारा भी है, काम बोलता है, लेकिन अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिसका इस चुनाव पर असर पड़ना लाजमी है। आइए डालते हैं एक नजर उन कारणों पर जिनकी वजह से चुनावी वैतरणी पार करने में अखिलेश यादव और उनके सहयोगी कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी के चुनाव रण में भले ही सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया हो, लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। 5 साल के कार्यालय में कई ऐसे विवाद रहे जिनका प्रभाव विधानसभा चुनाव में सपा के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। यादव सिंह के भ्रष्टाचार का मामला। दिल्ली से सटे नोएडा में अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह के भ्रष्टाचार के मामले में अखिलेश यादव सरकार की किरकिरी हुई। राज्य सरकार ने मामले में बेहद ही ढीला रवैया अपनाया। 1000 करोड़ की संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट में अखिलेश यादव सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया। हाई कोर्ट ने फिर भी सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। इसके बाद भी अखिलेश यादव सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां पर भी कोर्ट ने लताड़ लगाई और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले के उजागर होने के बाद अखिलेश यादव सरकार के कदमों की काफी आलोचना हुई। मुजफ्फरनगर दंगों की याद करेगी परेशान।
अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ी नाकामी मुजफ्फरनगर दंगा रहा। दंगों के चलते सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। दंगों का सबसे बड़ा असर ये रहा कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोग भी समाजवादी पार्टी से नाराज हुए और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी झलका। दादरी में अखलाक नाम के बुजुर्ग की हत्या। दिल्ली से सटे दादरी के एक गांव में अखलाक नाम के मुस्लिम बुजुर्ग की हत्या सिर्फ इसलिए हो गई कि कुछ लोगों ने उस पर गोमांस रखने का आरोप लगाया। लोगों ने अखलाक को घर से निकाला और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इस घटना के पहले और बाद में जो स्थिति बनी, उससे जाट समुदाय से लेकर मुस्लिम समुदाय भी अखिलेश यादव सरकार से नाराज हुई। मुलायम सिंह यादव की आलोचना। सपा प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव कई बार सार्वजनिक मंचों से अखिलेश के काम पर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा कि अखिलेश सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। कुछ दिनों पहले तो वो यहां तक कह गए कि अखिलेश यादव सरकार मुस्लिम विरोधी है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम से बगावत कई लोगों को नाराज कर सकती है। मथुरा का जवाहर बाग कांड। अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल पर तीसरा सबसे बड़ा दाग मथुरा में रामवृक्ष यादव और उनके साथियों द्वारा सरकारी जमीन पर सालों से चला आ रहा अवैध कब्जा है। जवाहर बाग में 280 एकड़ से ज्यादा जमीन पर उसने कब्जा कर रखा था और उसने अपनी पूरी सेना तैयार कर ली थी। हालात ये थे कि जब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मौके पर इलाका खाली कराने पहुंची तो जवाबी फायरिंग में मथुरा के एसपी और इलाके के थानाध्यक्ष की मौत हो गई। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की जलाकर हत्या के मामले में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मौत से पहले जगेंद्र ने अपने बयान में कहा था कि यूपी पुलिस ने राज्य सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले की जांच में पुलिस की हिलाहवाली और गवाहों पर दबाव की बातों ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाने का मौका दिया। दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला। यूपी के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम अब लोगों की जुबान पर भले ना हो, लेकिन जब उन्होंने माइनिंग माफिया पर कार्रवाई की थी तब उनका नाम काफी चर्चा में था। हालात यहां तक आ गए थे कि अखिलेश यादव ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन अखिलेश सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाए और इस मामले में भी सरकार की किरकिरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका जवाब अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं तो यूपी में सत्ता की एक और प्रमुख दावेदार बीजेपी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहे हैं। परिवारवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बार बार घेरने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब खुद अपने नेताओं के बच्चों और परिवार वालों को टिकट देकर घिर गए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था कि अपने नेताओं से ये अपील भी उन्होंने की थी कि बीजेपी का कोई भी नेता अपने परिवार के लोगों को टिकट देने के लिए, अपने बच्चों को टिकट देने के लिए दबाव नहीं बनाए। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, प्रधानमंत्री की सलाह काम नहीं आई। और अगर आप लिस्ट देखें तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बच्चे भी इस मैदान में हैं। पार्टी विद अ डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी ने अपने और दूसरी पार्टी के बीच अलग पहचान बनाने वाली एक और दीवार गिरा दी। यूपी चुनावों में टिकट पाने के लिए बीजेपी में भी जमकर परिवारवाद चल रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इन टिकटों पर नजर डालिए, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। बीजेपी में परिवारवाद। नोएडा से पंकज सिंह को टिकट दिया गया। वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन मैदान में होंगे, जो वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे हैं। बीजेपी के सांसद हुकम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को भी टिकट मिल गया है। गोंडा से सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक को टिकट दिया गया है। बड़ापुर से सांसद सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह, महिलाबाद से एमपी कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी को टिकट। बीजेपी नेता विजय बहुगुणा की बहन रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगी। यूपी में कांग्रेस की अगुवाई करने वाली रीता बहुगुणा अक्टूबर 2016 में बीजेपी में आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री और अब राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह और बहू को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। बीएसपी से बीजेपी में आए ब्रजेश पाठक को भी टिकट मिल गया है। इसके अलावा 6 महीने पहले बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य भी कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि टिकट पाने वाले नेताओं का कहना है कि ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और पार्टी ने जो ठीक समझा
वही किया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से पारिवारिक सदस्यों को टिकट देने के खिलाफ रहे हैं और परिवारवाद के मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाते रहे हैं। साथ ही उन्होंने मौका परस्ती पर भी कई बार सवाल उठाए हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान मोदी ने ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था। उनके कुछ ट्वीट साफ करते हैं कि ये मसला उनके दिल के करीब था, लेकिन अब उनकी ही पार्टी ये बातें भूल गई लगती है। मोदी ने कहा था, कांग्रेस से कोई उम्मीद मत कीजिए, लोकतंत्र उनके स्वभाव में ही नहीं है। वो परिवारवाद की राजनीति से जिंदा हैं और सोचते हैं कि लोग उनकी जेब में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, लोकतंत्र के 4 दुश्मन हैं, परिवारवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और मौका परस्ती। दुख की बात है कि कांग्रेस के पास ये सब चीजें हैं। यूपी में नेताओं के बच्चों को टिकट दिए जाने पर लालू के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने करारा वार किया है। आदरणीय मोदी जी, क्या आप अपने नेताओं के बच्चों को सेट करने के चक्कर में यूपी को अपसेट कर देंगे? बिहार के संदर्भ में कुछ याद आया आपको? लोकसभा चुनावों में पहले मोदी का दावा था कि बीजेपी मिशन पर है और कांग्रेस कमीशन पर। परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अपने सबसे बड़े नेता की बातें उत्तर प्रदेश चुनावों में टिकट देते वक्त बीजेपी ने दरकिनार कर दी लगती है। वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए जा रहे हैं और साथ ही चंद महीने पहले दूसरे राजनीतिक दलों से बीजेपी में पनाह लेने वालों को भी टिकट से नवाजा जा रहा है। हालांकि ये कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं है, समाजवादी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही है। इसी तरह परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए सपा ने आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला को भी टिकट दिया है, जबकि नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई में सपा प्रत्याशी हैं। साथ ही सपा ने विधायक नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन, मंत्री यासर शाह और उनकी मां रुआब सईद और रामपाल राजवंशी और उनके बेटे मनोज कुमार राजवंशी को टिकट दिया है। वैसे सपा ने बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को भी बहराइच के कैसरगंज से टिकट दिया है, लेकिन बेनी प्रसाद अपने बेटे के लिए बाराबंकी की रामनगर सीट से टिकट मांग रहे थे, जिसके चलते वो नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बीजेपी के परिवारवाद पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि परिवारवाद का रोना रोने वाली बीजेपी खुद नेताओं के बेटों और रिश्तेदारों को टिकट बांट रही है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई देते हुए वंशवाद और परिवारवाद का अंतर बताया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची दिखाती है कि या तो वहां भाई भतीजावाद है या भगोड़े जुटाऊ। तो भगोड़ों के जुटाने और भाई भतीजावाद करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी में ना कोई नीति बची, ना नियत और ना रास्ता। किसी नेता के पुत्र को इस कारण से वंचित रखा जाए पहले सीढ़ी चढ़ने से, क्योंकि नेता का पुत्र है, ये तो अपमान होगा। मगर नेता का पुत्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सीढ़ी ना चढ़े और वो 100वां सीढ़ी डायरेक्टली चढ़ जाए, दैट इज डायनेस्टी। वंशवाद तब होगा जब पहली सीढ़ी ना चढ़े, दूसरी सीढ़ी ना चढ़े, तीसरी सीढ़ी ना चढ़े और प्रियंका गांधी अचानक एक फोन कॉल कर दे डिंपल यादव को और अखिलेश यादव को और कहे कि देखिए अब प्रियंका ही कांग्रेस को संभालेगी, तो इसको डायनेस्टी कहते हैं, इसको वंशवाद कहते हैं। तो 1 जुलाई 1971 में एक फिल्म आई थी, कल, आज और कल, जिसमें एक ही परिवार के 3 दिग्गज अभिनेता थे। जी हाँ, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और उनके बेटे रणधीर कपूर। और तीनों, इस फिल्म की पूरी जो कहानी थी वो इसी के इर्द गिर्द घूमती थी कि एक कलाकार का बेटा हमेशा कलाकार ही होता है, चाहे वो कहीं भी रहे। कुछ उसी अंदाज में बीजेपी ये कह रही है कि एक नेता का बेटा नेता हो सकता है। और उस फिल्म के बोल थे, एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल। पता नहीं ये नेता जो हैं वो आगे चलकर किस स्थिति में बनेंगे, जो नए नेता आ रहे हैं, नेताओं के बेटे जो हैं। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि कोई नेता महज इसलिए नहीं बन सके कि वो नेता का बेटा है। तो अपने आप में ये तर्क कितना उचित है अनुचित है, ये बहस हम आपके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अब बात बीजेपी के ऐसे नेता की करते हैं जिन्होंने हाल में पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हां, कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए नई मुसीबत अब बन सकते हैं। दरअसल अमृतसर में उनके नाम के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें अपील की गई है कि सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। माना जा रहा है कि सिद्धू और कांग्रेस के सीएम पद के प्रत्याशी अमरिंदर सिंह के बीच सब कुछ सहज नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर चुटकी ली है। क्रिकेट की पिच से राजनीति के मंच तक नवजोत सिंह सिद्धू का सफर दिलचस्प रहा है। सिद्धू 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के लिए प्रचार कर चुके हैं, लेकिन अब वो अपना दल बदल चुके हैं।
और कांग्रेस का हाथ उनके साथ है। इसी बीच अमृतसर में दीवारों पर लगे चुनावी पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं और राजनीति का रंग और भी रंगीन हो गया है। अमृतसर में कई ऐसे पोस्टर देखने को मिले जिसमें लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो कांग्रेस को वोट करे ताकि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री बन सके। इस पोस्टर में 2 चेहरे हैं, जिनमें एक चेहरा सिद्धू का है तो दूसरी तस्वीर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं। इस पोस्टर के आने के बाद जहां राजनीतिक हलकों में चर्चा है, वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब की गद्दी तक का सफर तय करेगी, लेकिन इस पोस्टर ने इन वादों की नब्ज को ही दबा दिया है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी से कांग्रेस में आए सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच का रिश्ता ठीक नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस का दामन थामने के बाद वो जब पंजाब पहुंचे तो उन्होंने अमरिंदर सिंह के पैर छुए थे। इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच पंजाब की कुर्सी पर फतेह हासिल करने की उम्मीद लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट किया, चुनाव के कुछ दिन ही बाकी है और कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू के बीच जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस में आने से पहले सिद्धू ने भी कई खेल खेले, अपना मोर्चा बनाया, आम आदमी पार्टी से नजदीकियां बढ़ाई और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। ये भी सच है कि सिद्धू सीएम से कम किसी भी पोस्ट के लिए तैयार नहीं थे और खुद कांग्रेस ने भी अमरिंदर के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब ये पोस्टर साफ बता रहे हैं कि चुनाव बाद की राह आसान नहीं होगी। आनंद सिंह, एपीएन। गौरतलब है कि इसके पहले अमरिंदर सिंह और सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें स्पष्ट किया था सिद्धू ने कि मैं बेटे जैसा हूं और अमरिंदर सिंह ने कहा था बाप हमेशा बाप ही होता है। अब देखना है कि इस लड़ाई में वाकई बाप कौन साबित होता है, लेकिन शायद राजनीतिक माहौल है, ऐसे में जीत के लिए तरह तरह के दाव पेच और षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। क्या ये सिद्धू के खिलाफ कोई षड्यंत्र है या कोई नया दाव पेच है, देखना होगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। तस्लीमा नसरीन से जुड़ी हुई ये खबर है। तस्लीमा नसरीन के बयान ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज एक सेशन को उन्होंने संबोधित किया और इसमें ऐसा एक बयान उन्होंने दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अपने लेखन के चलते विवादों में रहने वाले तस्लीमा ने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समर्थन किया और इस्लामिक कट्टरवाद पर निशाना साधा। सोमवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखिका तस्लीमा नसरीन के हिस्सा लेने पर काफ़ी विवाद हुआ था। मुस्लिम संगठनों ने इस कदर तस्लीमा नसरीन के आने का विरोध जताया कि आयोजकों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में तस्लीमा और सलमान रश्दी को नहीं बुलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तस्लीमा के इस कार्यक्रम में आने पर कई ट्वीट किए। ट्विटर पर लोगों ने लिखा कि तस्लीमा भारतीय नहीं है तो वो हमारे अंदरूनी मामलों पर कैसे बोल सकती हैं। लेखिका तस्लीमा नसरीन के सेशन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। फेस्टिवल के आयोजकों की ओर से जारी स्पीकर्स की लिस्ट और सेशन शेड्यूल में भी उनका नाम नहीं था, लेकिन अचानक फ्रंट लॉन में शुरू हुए कार्यक्रम में तस्लीमा कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची और फिर देखते ही देखते उन्हें सुनने वाले लोगों की भीड़ जुट गई। भारत में इंटॉलरेंस या असहिष्णुता के सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल सेकुलर लोगों की हत्या होना इंटॉलरेंस नहीं है, सभी तरह के अपराध इस श्रेणी में आते हैं, इसे रोका जाना चाहिए। तस्लीमा ने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का समर्थन किया। तस्लीमा ने कहा कि जब कभी भी महिलाओं पर अपराध के मुद्दे पर हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई धर्म की आलोचना वो करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस्लाम की आलोचना करते ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगती हैं। उनका कहना था कि अगर कट्टरवादी उनकी बात को गलत मानते हैं तो इसके लिए उन्हें तथ्य पेश करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। जो कोई भी इस्लाम की आलोचना करता है, कट्टरपंथी उसे मारना चाहते हैं। तस्लीमा ने कहा कि वो अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास नहीं रखती हैं। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता का मतलब ये है कि मुसलमान कट्टरपंथी फतवा जारी कर सके। मुस्लिम वोटों के लिए सेकुलर लेखकों को देश से बाहर कर दिया जाता है और वो लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते फतवा जारी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अपने संबोधन के दौरान तस्लीमा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उनकी किताब को इसलिए बैन कर दिया कि इससे मुस्लिम नाराज हो सकते हैं, जबकि किसी भी मुस्लिम ने इसे बैन करने की मांग नहीं की थी। भारत को पसंद किए जाने के सवाल पर तस्लीमा का कहना था कि वो अपने देश बांग्लादेश में रहना चाहेंगी, चूँकि उनको 23 साल पहले बांग्लादेश से निकाल दिया गया था।
उन्होंने भारत आने का फैसला किया और कोलकाता में रहने लगी, क्योंकि वहाँ वो बंगला बोल सकती थी। लेकिन वहाँ से भी उन्हें जाने को मजबूर किया गया। फिर उन्होंने दिल्ली के चित्तरंजन पार्क, जहाँ बंगाली लोग रहते हैं, वहाँ रहने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत उन्हें घर जैसा लगता है, वो भारत के लिए कुछ करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आइए आपको सुनाते हैं कि तस्लीमा नसरीन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू किए जाने पर आखिर कहा क्या था। Is it a democracy? Why shouldn't Muslim women have the same democratic rights? Some fanatics do not because they have selfish reason. But why you, Indian secular people, do not want to have uniform civil code? बात जल्लीकट्टू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर लगी रोक हटाने के लिए अध्यादेश लाने के बाद भी लोगों का प्रदर्शन जारी है। चेन्नई के मरीना बीच पर पिछले 6-7 दिनों से जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सोमवार सुबह वहां से जबरन हटा दिया। पुलिस ने पहले उन्हें प्रदर्शन खत्म करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। पुलिसकर्मी यहां जब इन प्रदर्शनकारियों को हटा रहे थे तब वे लोग राष्ट्रगान जनगण मन गाने लगे। लाठीचार्ज के बाद पूरा इलाका वैसे खाली करा लिया गया है। इस बीच मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने लोगों से अपील की है कि जल्लीकट्टू के इस अभियान को, इस प्रदर्शन को कुछ गुंडों के हाथ में नहीं जाने दिया जाए। असामाजिक तत्वों से बचना जरूरी है। जल्लीकट्टू यानी सांडों को काबू करने के पारंपरिक खेल पर विरोध अब हिंसक हो गया है। तमिलनाडु के कई इलाकों में आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। कोयम्बटूर में हिंसा के दौरान 5 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। जल्लीकट्टू पर बैन हटाने की मांग को लेकर जारी विरोध के दौरान मदुरई और चेन्नई में भी आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों के एक दल ने मरीना बीच के आइस हाउस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। पुलिस को मरीना बीच से लोगों को हटाने में काफी मुश्किल हुई। Here there are volunteers who have been, with the agitators for the last few days. They are there and we are trying to talk to them. मरीना बीच पर हजारों प्रदर्शनकारी करीब एक हफ्ते से जमे हुए थे। पुलिस की सख्ती के बाद लोग उग्र हो गए। आइस हाउस पुलिस स्टेशन में आगजनी से करीब 25 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। बीजेपी और कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन के उग्र होने पर चिंता जताई। परंतु कानून व्यवस्था में कहीं हम ढील दे नहीं सकते। मैं तो इस राय का था कि ये कदम नहीं उठाता ओ पनीरसेल्वम, तो हमें राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए वहाँ, परंतु उन्होंने कर दिया है, तो अब उसको मदद करने की आवश्यकता है। विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो उन पर लाठियां भांजना क्या उचित है? क्या उनका दमन करना उचित है? क्या प्रजातांत्रिक आवाज को दबाना उचित है? इस पर प्रांतीय सरकार को गौर करने की जरूरत है। समस्या का हल निकलेगा जब केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार मिल बैठकर इसका तमिलनाडु के लोगों की भावना के अनुरूप हल निकालेंगे। जल्लीकट्टू के मुद्दे पर अध्यादेश जारी होने के बाद भी प्रदर्शनकारी आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मरीना बीच पर भारी तादाद में मौजूद पुलिस बल ने जबरन प्रदर्शनकारियों को हटाया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जयललिता की मौत के बाद जल्लीकट्टू के बहाने तमिलनाडु की राजनीति गर्मा गई है। जल्लीकट्टू रोकने के खिलाफ अध्यादेश लाकर अपनी जीत बताने वाली AIADMK सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। प्रदर्शनकारी स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, वहीं DMK ने इसे उत्तर भारत के विरोध और तमिल अस्मिता के सवाल से जोड़ दिया है। गौरतलब है कि जल्लीकट्टू जो दक्षिण तमिलनाडु है वहाँ का एक मुख्य त्यौहार है या उत्सव आप इसे कह सकते हैं, लेकिन पूरे तमिलनाडु के अस्मिता से इसको जोड़ना, पूरे तमिलनाडु के गर्व से इसको जोड़ना जाहिर सी बात है कि कई राजनीतिक संदेश दे रहा है। जल्लीकट्टू का पारंपरिक खेल विशेषकर तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में खेला जाता है, लेकिन इसके बैन पर मचा विरोध अब व्यापक होता जा रहा है। जयललिता की मौत के बाद राजनीति में आए शून्य को भरने और AIADMK की जड़ें हिलाने की कोशिश तेज हो गई है। दरअसल तमिलनाडु में ये खेल तेवर जनजाति के बीच खासा लोकप्रिय है। AIADMK नेता शशिकला इस जनजाति से हैं। AIADMK ने इसलिए इस खेल को तमिल संस्कृति के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिर अध्यादेश लाकर अपने सिर सेहरा बांधा।
लेकिन जलीकट्टू के बैन पर शुरू हुआ विरोध जिस संगठित तरीके से हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं यह अंदेशा जरूर होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर काम कर रही है, फिर चाहे वो किसी सियासी मकसद क्यों ना हो या फिर क्षेत्रीय भावना को भड़काकर इसे क्षेत्रवाद का मुद्दा बनाना। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें अध्यादेश पर शक है। उन्हें लगता है कि ये तत्कालीन राहत है और सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है। ये वो लोग ही हैं जो कुछ महीने पहले हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन में शरीक हुए थे। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में संशोधन करे। इस संशोधन के जरिए सांडों को उन पशुओं की सूची से बाहर कर दें जिन्हें तमाशे के लिए होने वाले खेलों में इस्तेमाल करने पर मनाही है। अब जब तमिलनाडु के एक इलाके में खेला जाने वाला ये खेल कैसे अचानक राज्य स्तरीय मुद्दा बन गया है, ये सवाल सबके मन में है। जलीकट्टू पर उठा विवाद रातों रात कैसे अस्मिता का प्रश्न बन गया और अब इस मुद्दे को तमिलनाडु तक का प्रमुख विपक्षी दल डीएमके प्रमुखता से भुनाने में जुटा है। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं द्रविड़ आंदोलन जैसा स्वरूप देने की कोशिश दिखाई दे रही है। जलीकट्टू के बैन पर विरोध का मुद्दा अपने पीछे शंका का बादल भी गहराते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और क्या देश में बढ़ते रेल हादसों की जवाबदेही से बचने के लिए सरकार बहाने तलाशने में जुट गई है? बड़ा सवाल है। शायद इसीलिए आंध्र प्रदेश के कोनेरी के पास हुए हीराखंड हादसे में तुरंत ही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू कर दी। लोग ये कह रहे हैं कि करीब 2 महीने पहले कानपुर में हुए रेल हादसे के तार आईएसआई से भी जुड़ते दिख रहे थे। हालांकि अब कानपुर हादसे के एक आरोपी ने कहा है कि आईएसआई वाला बयान उसने पुलिस के दबाव में दिया था। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि हर हादसे को आतंकवाद से जोड़ना क्या एक अलग तरह की रणनीति है सरकार की? क्या ये लोगों को समझाने की कोशिश जारी है कि रेलवे की पटरियों में कोई खामी नहीं है और ये सब कुछ आतंकवादी गतिविधियों का हिस्सा है? इसका क्या फायदा होगा सरकार को? देखिए इस रिपोर्ट में। ये नजारा हीराखंड एक्सप्रेस हादसे का है। आंध्र प्रदेश के कुनेरू के पास शनिवार रात जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 39 लोग मारे गए थे। हादसे की वजह पटरियों के साथ छेड़छाड़ को भी बताया जा रहा है। अब इस हादसे की जांच के लिए एनआईए की टीम भी पहुंच गई है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि मामला इसलिए गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इस ट्रैक से 2 घंटे पहले ही एक मालगाड़ी गुजरी थी। रेलवे के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम ने भी शनिवार को ट्रैक दुरुस्त पाया था। साथ ही हीराखंड एक्सप्रेस के ड्राइवर को भी हादसे से पहले जोरदार झटका महसूस हुआ। उसने एक धमाके की आवाज भी सुनी थी। अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये हादसा है या साजिश। पिछले साल नवंबर में कानपुर में हुए रेल हादसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने की खबर आई थी। इस मामले में पकड़े गए एक शख्स ने बताया था कि कानपुर के बाद राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। लेकिन जिस आरोपी ने ये दावा किया था वो अब अपने बयान से पलट गया। एनआईए की पूछताछ में उसने कबूला कि आईबी और मोतिहारी पुलिस के दबाव में उसने अपराध को स्वीकारा था। उसकी पुखराया और रूरा में धमाके की थ्योरी पूरी तरह झूठी थी। एनआईए इस शख्स के बयानों की कड़ियां ढूंढ रही थी। इसमें यूपी एटीएस से जो फीडबैक मिल रहे थे उसमें उसकी बताई गई जगहों, बम लगाने के स्थान आदि की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। मोदी सरकार के 32 महीने के कार्यकाल में अब तक 8 बड़े रेल हादसों में 348 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कभी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताने वाले पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2G और कोयला घोटाले में रंजीत सिन्हा पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। कोयला घोटाले के आरोपियों से अपने घर पर मुलाकात के आरोप के मामले में पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक और 2 अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में एसआईटी जांच का निर्देश दिया। जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस AK सीकरी की बेंच ने कहा कि ब्यूरो के निदेशक जांच कार्य के लिए शीर्ष अदालत को सूचित करके अपनी पसंद के 2 अधिकारियों की मदद ले सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इस जांच की निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रंजीत सिन्हा को 2G मामले से दूर रहने के लिए कहा था। रंजीत सिन्हा के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि पद पर रहते हुए
उन्होंने अपने सरकारी घर पर घोटाले के आरोपियों से मुलाकात की थी, जबकि घोटाले की जांच जारी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई ML शर्मा कमेटी ने शुरुआती जांच में सिन्हा को कोयला घोटाला मामले को प्रभावित करने का दोषी पाया था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में मौजूद एंट्री सही लग रही है। कमेटी का मानना है कि रजिस्टर में मौजूद नामों से ये जाहिर होता है कि रंजीत सिन्हा ने कुछ आरोपियों से मुलाकात की थी। कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आगे की कार्रवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया। बेंच ने जांच ब्यूरो के निदेशक से कहा कि इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर अपने दल के स्वरूप के साथ जांच को पूरा करने के लिए लगने वाले समय की जानकारी न्यायालय को दें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ML शर्मा कमेटी ने शुरुआती जांच में सिन्हा को कोयला घोटाला मामले को प्रभावित करने का दोषी पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में DDA की जमीन पर बने स्कूलों को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट के फैसले से स्कूलों की फीस बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अलग अलग राज्यों में अभिभावक उम्मीद कर रहे हैं कि वहां भी निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी, क्योंकि ज्यादातर स्कूल अथॉरिटी के दिए हुए जमीन पर ही खुले हैं। दिल्ली में DDA की जमीन पर बने स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने DDA से जमीन ली है तो आपको नियमों का पालन करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप इस तरीके से फीस बढ़ाना चाहते हैं तो DDA की जमीन को वापस कर दीजिए। Really a setback for the private schools and a victory for the parents, not only of Delhi but all over the country. You see, what is happening is that in 50s, 60s, 70s, 80s era, more than 400 schools were allotted lands with a condition that they cannot increase fees without permission of the Directorate of Education. But they have been increasing every year arbitrarily and nobody was putting a check. दरअसल 19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि DDA की जमीनों पर बने पब्लिक स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि जमीन देते वक्त ये शर्त रखी गई थी। पब्लिक स्कूलों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बजट को टालने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है। याचिका को खारिज करने से पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तैयारी के साथ आने को कहा था और ये बताने को कहा था कि बजट पेश करना किस कानून का उल्लंघन है, और चूंकि कोर्ट में ये बात स्पष्ट नहीं हो सकी इसलिए तुरंत ही इस याचिका को खारिज कर दिया गया। और एक अच्छी खबर, अपनी बहादुरी के चलते दूसरों के लिए मिसाल बने 25 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार पाने वालों में से 12 लड़कियां और 13 लड़के हैं। ये सभी बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस बार 4 बच्चों को मरणोपरांत राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले बच्चों में केरल से 4, दिल्ली से 3, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से 2-2 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, असम, हिमाचल, नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक से एक-एक बच्चे को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको शुरुआत मानना चाहिए, ये मंजिल नहीं है, इसने आपके लिए एक मार्ग खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की शिवानी गोद और तेजस्विता प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इन्हें गीता चोपड़ा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड के सुमित ममगई ने अपने चचेरे भाई पर हमला कर रहे तेंदुए पर पूंछ पकड़कर दरांती से वार किया, जिससे तेंदुआ भाग गया। इसके लिए उन्हें संजय चोपड़ा पुरस्कार मिला। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में हम हैं और इस पड़ाव पर एक ऐसे शख्स को याद कर रहे हैं जिसने अपने वतन को ही अपना सब कुछ समझा। वैसे लोग पैदा नहीं होते बल्कि अवतार लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी आज जयंती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कह के ये अलख जगाने वाले
सुभाष चंद्र बोस ने भारत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखा है जहां तक शायद भारत अभी पहुंच भी नहीं पाया है। सुभाष बाबू जब तक जिंदा रहे तब तक पूरे भारत में वतन परस्ती का जो जज्बा है वो भरते रहे, और मरने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आते ही वतन के लिए ख़ास तरह का प्यार जगता है। और ये सुभाष बाबू ही हैं जो आज तक जिंदा हैं, जिनकी ज़िंदगी और मौत दोनों ही हम पर खासा असर डाल चुकी हैं, और उनकी ज़िंदगी जिस तरह से खुली किताब थी, उनकी मौत उतनी ही ज़्यादा रहस्य बनी हुई है जिससे आज तक हम सुलझाना चाहते हैं। सुभाष बाबू का असर दिलो दिमाग दोनों पर है, हर भारतीय पर है। सुभाष बाबू को एपीएन का खास नमन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ऐसे सपूत बार बार पैदा नहीं होते जिनकी मौत का रहस्य जिंदगी पर भारी है। नेता बनते नहीं, पैदा होते हैं। बहुत हैं आजकल नेता, लेकिन क्या है कोई नेताजी जैसा? और सुभाष बाबू को याद करने के बाद देश के बाद के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की करेंगे। तो 23 जनवरी को आज का दिन क्यों दुनिया भर के इतिहास में महत्वपूर्ण है, ये हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं को याद करते हैं। 1556 चीन के शेंसी प्रांत में आए विध्वंसक भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और 23 जनवरी 1897 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1924 में 23 जनवरी को सोवियत संघ ने 21 जनवरी को हुई लेनिन की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा की थी। और 23 जनवरी 1973 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम शांति समझौते की घोषणा की। 23 जनवरी 2006 में भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूर कर लिया था। और अब बात नक्श लायलपुरी की। नक्श लायलपुरी के नाम से पहचाने जाने वाले प्रख्यात उर्दू शायर और गीतकार जसवंत राय अब हमारे बीच नहीं रहे। पंजाब के लायलपुर में जन्मे लायलपुरी 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में करियर बनाने के लिए मुंबई पहुंचे थे। लायलपुरी अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्हें गीतकार के रूप में पहला मौका 1952 में मिला था। उनकी चर्चित फिल्मों में चेतना, आहिस्ता आहिस्ता, तुम्हारे लिए, घरौंदा शामिल है। ये वही लायलपुरी हैं जिन्होंने लिखा था नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। नक्श लायलपुरी को याद करते हुए देश की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुद से शर्माते हुए चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। देखती तो लगता है कि जैसे युगों से तुम्हें जानती। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है। तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ।